नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी छोटे गुरु। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए छोटे गुरु। शहर में छोटे बड़े मिलाकर 20-25 गुरु थे। हालांकि शिष्य एक भी नजर नहीं आता था। कृपालु गुरु, भजमन गुरु, आदि गुरु, अनादि गुरु, छोटे गुरु वगैरह वगैरह। इन्हें गुरु का खिताब कब किसने दिया, शहर को यह याद नहीं। नए नए आने वाले यही अनुमान लगाते कि अपने जमाने के ये धुरंधर पहलवान रहे होंगे। अखाड़े में किसी प्रतिद्वंदी को पछाड़ा होगा और हमेशा के लिए गुरु बन गए, या किसी आश्रम टाइप विद्यालय के अध्यापक रहे होंगे। नौकरी छोड़ दी पर नाम चिपका रह गया। किसी ने इन्हें पहलवानी या अध्यापकी करते नहीं देखा, लेकिन इस इतिहास के सर्वेक्षण की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर एक गुरु की अपनी खासियत थी। कृपालु गुरु का शहर के सारे सिनेमा घरों पर दबदबा था। उनके आदमी ही ये थिएटर संचालित करते थे। सिनेमा घर के साइकिल अड्डे भी उन्हीं के अधीन थे। पुलिस को महीना, प्रशासन को फ्री पास और फिल्म के पोस्टर संबंधी फैसले कृपालु गुरु के आदमी करते। आदि गुरु का अड्डा दारागंज का नाग वासुकी मंदिर था, जहां वे रोज शाम 4 बजे के बाद बूटी छानते हुए देखे जाते। उनके भक्त समुदाय में चौबे दुबे की भरमार थी। शहर के मंदिरों पर इनका एक छत्र राज था। इनके अड्डे पर कोई फोन नहीं था, फिर भी इन्हें हर मंदिर की राय रत्ती खबर रहती। कहाँ अगले हफ्ते चोरी होने वाली है तो कहाँ अखंड पाठ, किस मंदिर पर कितना चढ़ावा आता है, किस मंदिर का पुजारी कितना गुणी या कितना ऐबी है। भजमन गुरु का भजन पूजा से कोई नाता नहीं था। देशी शराब की हौलियों पर इनकी बड़ी इज्जत थी। बड़े से बड़ा झगड़ा उनके आ जाने से तुरंत फुरत सुलट जाता। उनके समर्थकों को भी नहीं पता था कि भजमन गुरु का गुजारा कैसे चलता है, क्योंकि कभी किसी ने उन्हें रुपए पैसे को हाथ लगाते नहीं देखा। इन सब से अलग और अनोखे थे छोटे गुरु। ना तो उनका कोई अड्डा था, ना तिलिस्म। अन्य गुरुओं की तरह ये धोती या तहमत नहीं पहनते थे। इनके ऊपर नेताओं की पोशाक खूब फबती थी। जब छोटे गुरु जैकेट और टोपी भी पहन लेते, एकदम मंत्री दिखाई देते। जीवन में उन्हें सिर्फ एक लगन थी, महिला जाति का कल्याण। इसके लिए वे दिन रात एक किए रहते। धीरे धीरे इस क्षेत्र में उनकी इतनी ख्याति फैल गई कि उनके दरवाजे पर लुटी पिटी दीन दुखी स्त्रियों की हमेशा भीड़ लगी रहती। पति से मनमुटाव हो या सास से कलह, स्कूल की प्रधानाचार्य से टकराव हो या दफ्तर से छटनी, महिलाओं से जुड़े हर सवाल की सुनवाई छोटे गुरु के यहाँ थी। वे ध्यान से पूरी बात सुनते, पता नोट करते और अगले दिन उस ठिकाने जा धमकते। फरियादी की आधी समस्या तो इसी बात से हल हो जाती कि छोटे गुरु ने उस मामले में दिलचस्पी दिखाई। बाकी मामले का धीरे धीरे निपटारा होता रहता। छोटे गुरु का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था कि उसकी कोई शक्ल नहीं थी। दोनों ही बातें सच थीं। छोटी उम्र में माँ बाप दोनों को एक एक कर खो देने के बाद छोटे गुरु का संघर्ष बहुत अधिक बढ़ गया। अध्यापकों के घर पानी भरने जैसे कामों के जरिए उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। कई तरह के कामों में असफल होने के बाद उनका मन नौकरी और व्यापार दोनों से उचट गया और उन्होंने अपना सारा वक्त समाज सेवा को देने का निश्चय कर लिया। अनवरत सेवा का नतीजा यह हुआ कि इसी कार्य से उनकी 2 वक्त की रोटी निकलने लगी। परिस्थितियों ने उन्हें सर्वहारा वैसे ही बना रखा था। उन्होंने थोड़े को बहुत समझा। उनकी जिंदगी अच्छी खासी चलती रहती अगर पिछले दिनों उन्होंने एक दुखी महिला से हमदर्दी का इजहार न किया होता। रेखा गुप्ता नाम की इस महिला का दर्द यह था कि सन 1980 में इसका विवाह मेरठ निवासी शिव कुमार गुप्ता से हुआ।
जो कनाडा के एक स्कूल सेंट माइकल में शिक्षक था। 7 समुद्र पार कर वह शादी करने आया और 10 दिन रेखा के साथ बिताकर वापस चला गया। पत्नी को आश्वासन दे गया कि जल्द उसे बुला लेगा। इस बात को 10 साल गुजर गए। उसने अपनी पत्नी की कोई खोज खबर नहीं ली। साल भर के अंदर सास ससुर ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। अन्याय और अपमान के दोहरे आक्रमण से रेखा वास्तव में रेखा जैसी क्षीण और व्यक्तित्वहीन हो चली। इतने वर्ष उसने अपने माता पिता के साथ काट लिए, किंतु अब वह एक स्थायी नौकरी चाहती थी जिसके सहारे शेष जीवन कट सके। वह छोटे गुरु के यहाँ 1 दिन गई, 2 दिन गई और फिर अक्सर जाने लगी। ऐसी ही एक अंधियारी शाम जब वह आई, पानी मूसलाधार बरस रहा था। रेखा के पास छाता भी नहीं था। छोटे गुरु ने डांटा, घर से निकलते बखत बादल नहीं दिखा था। रेखा ने परेशानी से आसमान की तरफ देखा और सांस खींची। जौन मनई के भगवान भी खिलाफ हो जाएं, उसके लिए क्या आंधी और क्या पानी। वह वहीं बरामदे में पड़े तख्त पर एक किनारे बैठ गई। छोटे गुरु कुछ देर असमंजस में दरवाजे बीच खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जैसे ही पानी धीमा हो चली जाना। अंदर आकर उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए। छोटे गुरु स्वपाकी थे। इस वक्त वे अपने हाथ से अपने लिए भोजन बनाते थे। कभी काम ज्यादा होता तो वे भोजन के बाद रात ही में अर्जियां बांच लेते। कई बार अर्जियों का काम सवेरे अखबार पढ़ने के बाद करते। छोटे गुरु ने धीमे धीमे सब काम निपटाए, लेकिन जब उन्होंने सोचा लाओ अर्जियां भी देख डालें, यकायक बिजली चली गई। घर में घुप अंधेरा और लालटेन में तेल नदारद। छोटे गुरु ने माचिस और पैसे कुर्ते की जेब में डाले और बुझी लालटेन हाथ में थामे बाहर निकले कि बगल की दुकान से उसमें तेल भरवा लें। बारिश अब तक बंद हो चुकी थी, लेकिन गली से अभी पानी नहीं उतरा था। छोटे गुरु ने बगल की दुकान वाले सैफी को आवाज दी, सैफी भाई जरा लालटेन भर दो आकर। जलती लालटेन लेकर जब वे मुड़े तो यकायक चौंक गए। सैफी, जो अपना तेल वाला पौवा संभाल कर ले जाने वाला था, 1 मिनट को ठिठक गया। तख्त पर रेखा सिमटी सिकुड़ी सोई पड़ी थी। हड़बड़ाकर छोटे गुरु ने आवाज दी, अरे क्या नाम है तुम्हारा? उठो और अपने घर जाओ, बरखा थम गई है। फिर वे सैफी से बोले, कोई अर्जी देने आई थी, यहीं औंघाई लग गई। रेखा हड़बड़ाकर उठ बैठी और बैठते ही खड़ी हो गई। क्या वजह है? उसने पूछा। छोटे गुरु अंदर गए घड़ी देखने। 9:45 बजे थे। उन्होंने बरामदे में आकर बताया, आज तो अम्मा हमें मार डालेगी, अब हम घर कैसे जाएं? रेखा ने कांपती आवाज में कहा, तो हम क्या करें? देख के औंघियाना चाहिए, ये नहीं कि जहां मर्जी पसर गए। छोटे गुरु ने डांटा। रेखा के शरीर से पसीने की नमकीन गंध छोटे गुरु तक आ रही थी। वे घबराकर परे खड़े हो गए और मन ही मन हनुमान चालीसा पलटने लगे। रेखा तख्त पर धम्म से बैठ गई। छोटे गुरु, आप ही बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं? अभी तक तो कामों नहीं रहा, अब ठिकानों भी उठ जाई। हम तो तुम्हारी मुश्किल निपटा रहे थे। मिशन स्कूल की बड़ी गुरुजी से कईयों चक्कर तुम्हारी नौकरी बदे मिले, पर तुम तो हमें मुश्किल में फंसा रही हो। हटो हमारे दरवाजे पर से। रेखा ने कातर नजर से उनकी ओर देखा। छोटे गुरु दरवाजे की तरफ मुड़ चुके थे। उसे मां का चिंताग्रस्त चेहरा याद आने लगा। पिछले साल उसके पिता बिना इलाज के कमजोरी जैसी अस्पष्ट तकलीफ से चल बसे थे। तब से मां बेटी एक दूसरे की पतवार बने हुए थे। काम और कमाई दोनों का अभाव उनका मनोबल तोड़ रहा था। एक दूर हो जाए तो दूसरे को भय, आशंका और विमूढ़ता हो जाती। किसी भी तरह उसका घर पहुंचना निहायत जरूरी था। गली में पानी भरा था। जो इक्का दुक्का लोग वहां से गुजर रहे थे, उनकी पैंट घुटने घुटने तक गीली थी। रात के अंधेरे ने गली को रहस्यमय बना दिया था। रेखा ने निरुपाय संकल्प किया। उसने साड़ी का आंचल कमर में खोसा, चप्पलें एक हाथ में उठाई और साड़ी की पटली दूसरे हाथ से ऊंची की। वह निपट अंधेरे में घुटना डुबान पानी में उतर गई। छोटे गुरु कमरे की चौखट से लगे लगे उसे जाते देखते रहे। तभी बिजली आ गई।
लालटेन बुझाते हुए उन्हें संतोष हुआ कि रेखा कम से कम सड़क के अंधेरे से तो बच जाएगी, पर जल्दी ही उन्हें दूसरी चिंता ने आ घेरा। क्या वह सन्नाटे से बच पाएगी? उन्हें लगा कि उनसे भारी भूल हुई। वे रेखा के साथ उसके घर तक जा सकते थे, उसकी मां को बता सकते थे कि बारिश के कारण रेखा उनके यहां फंस गई थी। उस दिन अर्जियां पढ़ने में उनका मन न लगा। बिजली बंद कर अपने तख्त पर लेटे, पर नींद नहीं आई। उन्हें रेखा के पसीने की गंध लौट लौट कर आ रही थी। वे मन ही मन करवट करवट अपने को समझा रहे थे। छोटे गुरु, धीरज धरो, तुम्हारे नाम को बट्टा लग जाएगा। उसे रोकते तो सुबह तक बदनाम हो जाते, शहर के लोग थोड़ी थोड़ी करते। छोटे गुरु ने अपने को कामों में झोंक दिया। एक दिन यकाएक मिशन स्कूल की बड़ी बहन जी ने उनसे कहा, छोटे गुरु, कोई अच्छी सी टीचर बताइए जो टिककर 8 घंटे पढ़ाई करवाए। आजकल की लड़कियां नौकरी लपकने के लिए तो बड़े हाथ पैर मारती हैं, मिल जाने पर इनकी लियाकत को लकवा मार जाता है। छोटे गुरु को यकाएक रेखा गुप्ता का ध्यान आया। वे उसी शाम हमाम गली में 198 नंबर मकान ढूंढते हुए पहुंचे। उनके एकाकी जीवन में विवाह का योग शायद ऐसे ही लिखा था। रेखा गुप्ता की मां ने उन्हें एकदम से घेर लिया। उनके उद्गारों से छोटे गुरु को पता चला कि उस रात रेखा का देर से आना मोहल्ले में अभी तक टीका टिप्पणी का विषय बना हुआ है। छोटे गुरु के सच्चे चरित्र पर मां को संदेह नहीं, पर धर्म की बात है। जिसके कारण रेखा की बदनामी हो रही है, वही उसे ब्याह ले जाए। पहली शादी की छूटम छूट हो चुकी है। अपनी ब्याहता से फिर छोटे गुरु नौकरी करवाएं या चाकरी, वे जाने, उनका काम जाने। छोटे गुरु ने लाख दलील रखी, रेखा की मां सब काटती गई। रेखा ऊपर के कमरे में थी। उसे नीचे बुलाकर समझा दिया गया कि छोटे गुरु नौकरी का ठिकाना लेकर आए हैं, इनकी खातिरदारी करो। उस रात छोटे गुरु ने कई साल बाद औरत के हाथ की सिकी रोटी का स्वाद पाया। घर को लौटे तो लगा तबीयत पर नशा छा रहा है। मिशन स्कूल में रेखा गुप्ता को नौकरी मिल गई। अब तक मां से उसे भनक मिल चुकी थी कि मां ने छोटे गुरु से उसके पुनर्विवाह की बात चलाई थी। उसे अचरज हुआ कि मां ने विपत्ति में से विकल्प की राह ढूंढ निकाली। प्रस्ताव विचित्र था, पर विसंगत नहीं। इसमें सबसे बड़ा आश्वासन सुरक्षा का था। रेखा के जीवन में 20 साल बाद वसंत बहार आई। हालांकि बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता था, कोशिश की जा सकती थी। जैसे दुख, निराशा और चिंता में कनपटी पर बाल सफेद हो गए थे, उन पर सिर्फ मेहंदी लगाई जा सकती थी, उन्हें वापस काला नहीं किया जा सकता था। रात बिरात रोते रहने से आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, उन्हें कुछ देर के लिए पाउडर से ढका जा सकता था। इस सब से ऊपर एक और चेतना थी। इतनी आकस्मिकता से मिले सुख सुहाग ने उसे सुरक्षा के साथ नए असुरक्षा भाव से भी भर दिया। छोटे गुरु हमेशा की तरह अब भी सारा दिन समस्याग्रस्त स्त्रियों से घिरे रहते। इस क्रम में कोई व्यतिक्रम नहीं आया था। रेखा ने कई बार स्त्रियों को उनके सम्मुख रोते सिसकते भी देखा। 11 से 5 बजे शाम तक छोटे गुरु कार्य क्षेत्र में रहते। रेखा स्कूल से 4 बजे घर आ जाती। वह महिलाओं की अर्जियां लेने के बहाने उनसे गुपचुप वार्ता करती। वैसे तुम कागज दे जाओ, पर छोटे गुरु ने यह काम बंद कर दिया है। दरअसल है तो यह नेक काम, पर इसमें बदनामी बहुत है। दुखी स्त्रियां अफसोस से कहती, ऐसी तो कोई बदनामी की बात नहीं है। और फिर अब छोटे गुरु गृहस्थी वाले भी हो गए हैं। रेखा कहती, वे कहते हैं बहुत कर लिया मैंने स्त्री विमर्श, अब कोई कायदे का काम करूंगा जो फायदे का भी हो। महिलाएं जितनी दुखी आती, उससे कहीं ज्यादा दुखी होकर लौट जाती। वे आपस में कहती, जब छोटे गुरु का इस काम से जी भर गया तो क्या किया जाए। छोटे गुरु को कानों कान खबर नहीं हुई और उनकी फाइल में अर्जियां आनी कम होती गईं। फिलहाल छोटे गुरु बेरोजगार हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।